हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। इसके राइटर हैं यशपाल जी। तो हम पाठ को पढ़ने से पहले यशपाल जी ने किस तरह से इस लखनवी अंदाज पाठ को लिखा, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यशपाल जी ने जो लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है, यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस कथ्य को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। मुफ्त की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफ्त यानी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी मतलब आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो मतलब हमें जाना नहीं था, तो भीड़ से बचने के लिए एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, खिड़की से जो प्राकृतिक है उसको देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, यानी आराम से बैठे थे। सफ़ेद पोश यानी एक भद्र व्यक्ति। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विधन का असंतोष दिखाई दिया। यानी जब हमने डिब्बे में प्रवेश किया तो जो एकांत रूप से बैठा था जो सज्जन, उसकी आंखों में चिंतन का जो विधन है का असंतोष है वो साफ दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो लेखक ने सोचा कि हो सकता है इसने भी मतलब कहानी के लिए सूझ यानी कल्पना की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। यानी लेखक बता रहा है कि हमने भी संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया और उसके सामने जो बर्थ थी उस पर बैठकर जो आत्मसम्मान से आंखें हैं वो चुरा ली। यानी हमने भी उनसे आंखें से आंखें नहीं मिलाई। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी जब हम ठाले बैठते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कल्पनाएं हम करने लगते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी यहाँ लेखक है वो जो लखनवी जो नवाब जो बैठा था उसकी असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, सोचने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में शिकायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। यानी मतलब हो सकता है कि जो नवाब साहब हैं वो एकांत में यात्रा करना चाहते हों, इसी कारण उसने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। यानी ऐसा लेखक सोच रहा है कि अकेले वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाए, यानी एक भद्र व्यक्ति के सामने खीरा है वो कैसे खाए, ये कल्पना कर रहा है कवि। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे।
यानी हम नवाब साहब को देख रहे थे कि नवाब साहब हैं। कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। यानी अचानक से नवाब साहब ने हमें संबोधन किया कि अहो, आबाद अर्ज। यानी अभिनंदन का एक ढंग होता है, आबाद अर्ज। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यानी लेखक बता रहे हैं कि अचानक उसमें मतलब जो भाव है वो सहसा यानी अचानक से जो भावों का जो परिवर्तन हुआ नवाब साहब में वो अच्छा नहीं लगा। भांप लिया यानी हमने जान लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लपेट लेना चाहते हैं, यानी लपेट लेना चाहते हैं, उसमें शामिल कर लेना चाहते हैं। गुमान यानी भरम। जनाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। यानी लेखक ने जवाब दिया कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। यानी उनके पास जो चाकू था उसकी सहायता से उसको गोदकर उससे झाग निकाले खीरे से। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात यानी सावधानी के साथ छीलकर खीरों को फाँकों को किराने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा, मिला जो नमक था और जो लाल मिर्च थी की सुर्खी बुरक दी यानी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी वो आनंद पूर्वक कल्पना के साथ उसे खा रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, यानी तिरछी नज़रों से देखकर हम सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह है शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी फिर से नवाब साहब ने कहा कि शौक कीजिए यानी फरमाइए कि लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था। यानी लेखक बता रहे हैं कि जो नमक और जो सूखी मिर्चें हैं वो छिड़कने के बाद खीरे के ऊपर मतलब मुँह में पानी ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। यानी हम पहले उन्हें मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया। यानी मतलब खाने का मन तो था, मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दे दिया कि शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी अमाशय, यानी वो भी बहुत कमज़ोर है। कबीला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फीकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद कर। यानी लेखक बता रहे हैं कि जो खीरा था उसको फाँक से उठाकर होठों तक ले गए और फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, यानी अपनी पलकों को बंद करके खा रहे हैं। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी लेखक बता रहे हैं कि जो नवाब साहब है वो खीरे की जो फाँक है उसको नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन यानी रस के स्वाद के अनुसार
खिड़की के बाहर है वो फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रही हूँ यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए यानी वो थक कर लेट गए। जो खीरे की उन्होंने खाने के लिए तैयारी की थी, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नशाफत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो यानी अमूर्त तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। यानी नवाब साहब हैं, उनका पेट भर गया था और उन्होंने मतलब एक ऊंची डकार का शब्द है वो हम मतलब सुनाई दिया हमें, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरे का लजीज यानी जो स्वाद है वह मतलब खीरा लजीज है, यानी खीरा है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेकिन होता है शकील यानी आसानी से पचने वाला, लेकिन होता है शकील यानी आसानी से पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यानी जो ज्ञान रूपी जो चक्षु हैं, आंखें हैं, वो खुल गई और पहचाना कि यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी लेखक कह रहे हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने और डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की जो इच्छा है मात्र से हम नई कहानी क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बन सकती, अर्थात बन सकती है। तो बच्चों, हमने यशपाल जी का लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है इसको शानदार तरीके से हमने अध्ययन किया है इसका, और यशपाल जी ने इस व्यंग्य को यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस तथ्य को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पंतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।